बारे में है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है अगस्त के इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर की बात करता है। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बिम्स्टेक की ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड किया था, जहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बात की। तो फर्स्ट तो सबसे पहले हम थोड़ा बिम्स्टेक का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। थिंग टू बी नोटेड इज आसियान was also formed by Bangkok Declaration, but it was in 1967 as far as I know. तो इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है। इनिशियली इसमें 4 ही कंट्रीज थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और अभी जो है इसमें भूटान न्यू मेंबर ऐड हुआ था, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है एंड थाईलैंड है। मालदीव्स इज नॉट देयर। अब ग्लोबल ऑर्डर की बात हुई तो यूएन की बात भी उठी थी, तो यूएन की मेन बॉडीज देख लेते हैं। फर्स्ट इज यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें सारी कंट्रीज आपकी मेंबर्स हैं, नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद यूएनएससी है, which is United Nations Security Council. It consists of 15 members, 5 of which are permanent, also known as P5, and 10 are non-permanent members elected on a 2-year basis. तो परमानेंट मेंबर्स में यूएस प्लस रशिया है, फ्रांस प्लस यूके एंड चाइना है। तो इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। कहने का मतलब अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है एंड किसी एक कंट्री ने बोल दिया कि नहीं, तो वो डिसीजन आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे ही इंडिया को यूएनएससी में इंक्लूड करने की बात जो है वो चाइना वीटो कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना वोंट वांट कि इंडिया यूएनएससी का पार्ट बने। अब यूएनएससी का काम क्या है? इट मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट कैन इम्पोज सैंक्शंस, इट कैन ऑथराइज मिलिट्री एक्शन एंड पीस कीपिंग मिशन वगैरह वो भेजता है। थर्ड वन इज यूएन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करता है। बाकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं लाइक डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उनके साथ मिलकर काम करता है। फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर इज इन हेग, नेदरलैंड्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट कराता है बिटवीन स्टेट्स। एंड इसमें 15 जजेस होते हैं, सिलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस यूएनएससी। अब कभी कभार आईसीजे एंड आईसीसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आईसीजे हमने देख लिया, यूएन की मेन बॉडीज में से एक है। अब जो आईसीजे है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये यूएन की बॉडी नहीं है। दूसरी बात ये है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी। तीसरा है, ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है जो क्राइम करते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे पुतिन के अगेंस्ट डिसीजन आया था, तो यहाँ पे स्टेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। फिफ्थ वन इज यूएन सेक्रेटेरिएट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता है। एंड सिक्स वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, विच इज इनएक्टिव। अब फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर के बारे में हमने और क्या क्या बोला, क्या क्या हमने रीजंस दिए कि भाई नहीं है ग्लोबल ऑर्डर फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहला हमने यही बोला कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूएनएससी का पार्ट हम क्यों नहीं है? इंडियन पॉपुलेशन जो है, इट इज 17 to 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। So ideally, we should have a say in important global issues, but sadly we don't. Second one is marginalization of global south. अब जैसे जो आईएमएफ है, जो लोन्स देता है जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक हालत पुअर होती है, उसमें जो यूएस के पास वोटिंग पावर है वो टोटल की 16.4% है। तो इसके पास एक वर्चुअल वीटो है, ये चाहे तो किसी भी डिसीजन को अगर ये मना कर दे तो वो डिसीजन नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईएमएफ में डिसीजन पास करने के लिए 85% वोट्स चाहिए, यूएस के पास तो 16 है, ये मना कर देगा तो नहीं पास होएगा। उसके बाद जैसे आईएमएफ का एक नॉर्म है, अनसेड नॉर्म है कि जो आईएमएफ का चेयरमैन होगा वो कोई यूरोपियन ही होगा, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है उसका कोई चेयरमैन यूएस का ही सिटीजन होगा। कहीं लिखा नहीं है, ये उसके रूल्स में नहीं है, बट ये ऐसे ही चलते आ रहा है। उसके बाद इनफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म है। हम बोलते हैं कि यार मल्टीलैटरलिज्म का ज़माना है, लेकिन इंडिया का मानना है कि वो इनफेक्टिव है। जैसे कि यूएस ने एग्जिट कर लिया फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कि हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड ना हो, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस से कम तो हमें रखना ही रखना है। तो इतनी मुश्किल से यूएस एंड बाकी कंट्रीज मिलके इसको साइन किया था, बट आफ्टर ट्रम्प दोबारा से इसमें से एग्जिट ले लिया यूएस ने।
यूएस कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ ग्लोबल CO2 सिंस 1850। तो 1850 से लेके आज तक जितना भी CO2 रिलीज हुआ है उसमें से 20% यूएस का है। एंड इसको अगर हम लगाएं कि उसकी पॉपुलेशन कितनी कम है एंड उसका एमिशन कितना ज़्यादा है तो हमें पता चलेगा। उसके बाद हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो यूएस करता है एट प्रेजेंट। अब फोर्थ चीज़ क्या है, असिमेट्री है ट्रेड में। ट्रम्प के टैरिफ्स या बाकी कंट्रीज के टैरिफ्स। अब आपकी बारी आई, आपको थोड़ा आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, अनफेयर है, तो अब आप टैरिफ्स ला रहे हो। लेकिन जब आप सुप्रीम पावर थे, आपकी इकोनॉमी बूम कर रही थी, तब आपको चाहिए था, तब आप क्या लेके आए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया कि यार फ्री ट्रेड करो, कोई किसी पे टैरिफ ना लगाए, कोई किसी पे टैक्सेस ना लगाए, गुड इधर से उधर जाने दो। क्यों? क्योंकि तब आपका गुड दूसरी कंट्रीज में जा रहा था। लेकिन अब आप टैरिफ्स ला रहे हो, कार्बन टैक्सेस ला रहे हो, यूरोप ला रहा है कार्बन टैक्सेस कि अगर इंडिया का स्टील यूरोप में जाएगा, क्योंकि इंडिया में स्टील बना है तो उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, तो आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इंडिया का स्टील अब महंगा हो गया है वहां पे। तो इसको हम जियोपॉलिटिकली भी वो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है क्लाइमेट इनइक्वालिटीज कि पोल्यूशन ज़्यादा तो चलो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज ने किया ही किया, बट दिक्कत ये जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा जो फेस है वो ग्लोबल साउथ करता है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो बदला गया क्योंकि जो उसका पिछला कैपिटल था वो पानी के नीचे डूब रहा था। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ में आती हैं, जो ओशियन वाला पार्ट है, वो सब क्लाइमेट चेंज के ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है कंपेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। टेक्नोलॉजी डिवाइड है। R&D जो है वो ज़्यादातर यूएस और चाइना में होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करो। तो G4 जो है ग्रुप ऑफ 4, जिसमें कि जापान, ब्राज़ील, इंडिया और जर्मनी है, वो ये चारों बोल रहे हैं कि यूएनएससी की सीट चाहिए भाई, यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाओ। उसके बाद है डीकोलोनाइज मल्टीलैटरलिज्म। इसका एग्जांपल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो इंडिया ने होस्ट करवाई थी। इंडिया वांट्स टू बी अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो एक वो तरीका हो गया। थर्ड इज रियो डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करो, जिसने की बात की कि जो एआई है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, आईएमएफ के कोटास जो हैं उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। फोर्थ चीज़ है डिजिटल डिवाइड जो है उसको ब्रिज करो। इसमें जो इंडिया का डीपीआई है वो काम में आ सकता है, हमारा यूपीआई और बाकी सारी चीज़ें। तो डीपीआई हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें आधार है, यूपीआई है और डिजी लॉकर है। उसके बाद क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर करो। CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सबको क्लाइमेट चेंज कम करना है, लेकिन जो उसका भार है क्लाइमेट चेंज के प्रति जो स्टेप्स होने चाहिए वो आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अलग अलग लेवल का पोल्यूशन किया है। इंडिया ने तो उतना पोल्यूशन आज तक नहीं किया जितना यूएस कर चुका है। तो हम उस लेवल का नहीं बोल सकते ना कि अरे अब हम कोल यूज ही नहीं करेंगे, अब हम पेट्रोल यूज ही नहीं करेंगे। तो ऐसा से वो कंट्रीज कर सकती हैं जो उस जमाने में कोल से एमिशन कर करके, पेट्रोल से एमिशन कर करके, तब तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सब सेटअप कर ली, तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो CBDR प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब लास्ट के लिए हम यही बोल सकते हैं कि फॉर अ फेयर वर्ल्ड सिस्टम, इक्विटी मस्ट रिप्लेस डोमिनेंस, cooperation must replace coercion, and shared responsibility must replace selective accountability। ये आर्टिकल हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी इन इंडियन ओशन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या हमारी पॉलिसीज हैं उस एरिया को लेके, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, इंडिया का क्या उसमें रोल है, बाकी और कौन कौन से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन ओशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में है। 2/3 जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट है वो इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, और 90% इंडिया का ट्रेड यहीं से होता है, तो इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की स्ट्रैटेजी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, और सागर डॉक्ट्रिन तो है ही, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। महासागर है उसका यही नॉर्मल चीज़ों पे ही फोकस है, मैरीटाइम लीडरशिप में, कैपेबिलिटीज़ में, ग्लोबल साउथ में, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इन सारी चीज़ों में। तो इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
इंडियन ओशन रीजन में कोई भी पायरेसी अटैक होता है, कोई शिप सिंक कर रही है, कोई और इशू है, ऑयल लीकेज है, इन सब चीज़ों में इंडिया इज़ द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में इंडिया ने 35 सोमाली पायरेट्स को भी कैप्चर करा था। जो भी फिशिंग के इश्यूज हैं, चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेस करवाना हो गया, जॉइंट एक्सरसाइजेस, वो सब इंडिया यहाँ पे करवाता है इंडियन ओशन रीजन में। उसके बाद जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो ओशन के बीच में कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा इंगेजमेंट है, जितने भी मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका एंड सेशल्स, इनके साथ हम इंगेजमेंट करते हैं। डेवलपमेंटल असिस्टेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मालदीव्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, तो $500 मिलियन का ये है, फंडेड बाय इंडिया। उसके बाद डिज़ास्टर रिलीफ असिस्टेंस, ये सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी वहाँ पे हो जाती है, उसके बाद डिफेंस में भी हम कोऑपरेट करते हैं। एक्सरसाइजेज हैं हमारी इन कंट्रीज़ के साथ, श्रीलंका के साथ है, मालदीव्स के साथ है। उसके बाद जैसे अब $600 मिलियन का पैकेज मॉरिशस को हमने दिया है। ऑपरेशन कैक्टस है जो 1988 में किया था, वहाँ पे कू हो रहा था, उसको इंडिया ने रोका था। ऑपरेशन नीर था, जब जो मालदीव्स का है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डैमेज हो गया था, वहाँ पे पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओशन वाटर को ही डिसैलिनाइज करके उसको यूज़ करते हैं, तो इंडिया ने तब तुरंत पानी वहाँ पे पहुँचाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हम देख चुके। सागरमाला 2.0 जो इंडिया का प्रोग्राम है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारा, ये है कि हम जो पोर्ट कनेक्टिविटी है उनको हम बढ़ाएंगे। जितने भी इंडिया के पोर्ट्स हैं, इनलैंड वाटरवेज बनाएंगे, रिवर्स के थ्रू थोड़ा बहुत आप ट्रैवल कर पाओ। शिप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है ताकि मैरीटाइम कम्पिटिटिवनेस इंडिया की बढ़ जाए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ हम देख चुके हैं कि जब टाइफून यागी आया था तो ऑपरेशन सद्भाव इंडिया ने लॉन्च करा था, और म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे हमने डिजास्टर रिलीफ और मेडिकल सप्लाईज वहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी। आयोरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन ओशन रीजन का। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अफ्रीका के कोस्ट से लेके और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू। जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड वाली कंट्रीज हैं वो यहाँ नहीं है, केनिया तक ही है यहाँ पे। मॉलडीव्स इज देयर, इस ड्राइंग में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज है ऑलमोस्ट, अगर आप मैप में चलते जाओगे तो। अब बाकी और प्लेटफॉर्म है इंडियन ओशन रीजन में, आयोरा हमने देख लिया, नेवल सिंपोजियम है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, क्वाड भी इंडो पैसिफिक पे फोकस करता है। यूएस को पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले टाइम में, इसलिए यूएस चाहता है कि उसकी यहाँ पे थोड़ी पावर हो, उसका यहाँ पे इंगेजमेंट हो। बिम्स्टेक है जो हम ऊपर देख के आए हैं, और इंडियन ओशन कमीशन तो है ही। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं? जो भी इंडिया की स्ट्रैटेजी है इस रीजन को लेके, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहले तो जियो पॉलिटिकल ही है। अब दिक्कत ये है कि एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? वो पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी ऑल नो कि यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स में चाइना का काफी स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है। चाइना वहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट हमें पता है श्रीलंका में, और 99 ईयर लीज पे मेरे ख्याल से उन्होंने ले लिया है, चाइना ने श्रीलंका से वो। तो इंडिया को वहाँ पे इशू हो रहा है अगर कोई और इतना बड़ा रीजनल प्लेयर इस एरिया में आएगा तो। हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के बारे में सुना ही है, तो ये है क्या? तो सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो जो चाइना की स्ट्रैटेजी है ये इंडियन ओशन रीजन को लेके, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया गया है कि जैसे मोतियों की माला होती है वैसे चाइना यहाँ पे अपने पोर्ट्स बना रहा है। एक चिट्टागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में, हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में उन्होंने ले लिया, मालदीव्स में मराओ पोर्ट है, और जिबूती में भी कुछ तो ओवरसीज मिलिट्री बेस आई गेस इन्होंने बनाया है, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो है ही। तो ये चाइना ऐसे इन पोर्ट्स के थ्रू इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है। अब इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है? इसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, नेकलेस ऑफ डायमंड है। इंडिया के पोर्ट्स कैसे हैं? इंडिया का वियतनाम में पोर्ट है, सिंगापुर में शांगी पोर्ट है, सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया में, सेशल्स अजम्पशन में भी है, उसके बाद ओमान में दंग पोर्ट, और ईरान में चहाबार पोर्ट जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया का खुद को तरीका है प्रोटेक्ट करने का और अपनी असर्टिवनेस पर बनाए रखने का। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पायरेसी,
टेररिज्म, जैसे जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें जो टेररिस्ट थे वो सी के थ्रू आए थे। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, IUU। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप है, काफ़ी सारी जो बेचारी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, उनके खुद के इतने इश्यूज चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज वो फेस करता है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, वो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों में नहीं डेवलप कर सकते या इतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कॉमन ही सोल्यूशन है। सबसे पहले तो एंगेजमेंट प्लान लेके आओ कि जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं उनके साथ हमें कैसे क्या एंगेज करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट रिजिलियंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। उसके बाद एक इंटरमिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बना दो जो ये सब काम करे अच्छे से। उसके बाद इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजीज को इंटीग्रेट कर दो। कहने का मतलब है क्वाड, आयोरा, आसियान है, कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव है, उनकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ग्रीन महासागर, तो ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, और इसका यही है कि जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन रिड्यूस करना, कोई डिजास्टर रिस्पॉन्स है, उस सब चीज़ों पे ग्रीन महासागर काम करता है। मैरीटाइम स्ट्रैटेजी बढ़ाओ, AI ड्रिवन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लाओ, AI को यूज़ करो, एडवांस टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट्स को यूज़ करो सर्वेलेंस करने के लिए। इंडियन नेवी का रोल, तो जो भी आपकी नेवी की फ्लीट है उसकी रेडीनेस बढ़ाओ, पर्सनल और पर्सनल को ट्रेन करो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया। उसके बाद मॉडर्नाइज करो नेवल फोर्सेस को, जो कि हम कर रहे हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करो। इंडिया का जो कल्चरल फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज करो, और फंडिंग एलोकेट करो, जो भी कल्चरल सेंटर्स हो गए, आर्ट परफॉर्मेंसेस हो गए, हेरिटेज प्रमोशन हो गया। अब ये सेम चीज़ है चाइना, नॉट रिलेटेड टू दिस वन बट ठीक है, इमेज है तो चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां से लेके ग्वादर पोर्ट तक चाइना जो है वो सीपेक बना रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना की यूनान प्रोविंस से लेके क्योकप्यू तक वो सीमेक बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाकी ये हमने देख लिया था सबांग पोर्ट इंडिया का, शांगी नेवल बेस इंडिया का, हम्बनटोटा चाइना का, और पोर्ट दोरेला है, ये फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस है चाइना का जिबूती में। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आसियान के बारे में है कि पावर राइवलरी बढ़ रही है, उसकी वजह से आसियान पे भी असर पड़ रहा है और थोड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आसियान में। तो सबसे पहले जो है 1967 में आसियान इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर्स इज इन जकार्ता, 10 मेंबर्स हैं। तो ये कंट्रीज जो 5 कंट्रीज हैं, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, ये 5 कंट्रीज तो हैं ही। दूसरी 5 कौन सी है? फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये याद रह जाता है, एंड जो फिफ्थ वन है वो है ब्रुनई। उसके बाद ASEAN+3 में कौन कौन है? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आसियान का मतलब ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये इन्होंने मिलके आसियान बना लिया। अब इन्होंने मिलके क्या डिसीजन लिया? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। तो वो किसके साथ है? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो चाइना, इंडिया एक साथ, जापान, कोरिया एक साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ। अब जो आरसेप था उसमें ये बाकी सारी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया इसका पार्ट नहीं बना था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका पार्ट इंडिया नहीं था। थ्रेट्स क्या हैं आसियान की सेंट्रलिटी पे? सबसे पहले देयर इज ग्रेट पावर राइवलरी, यूएस चाइना टेंशंस जो हैं उसकी वजह से मेंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि BRI जो चाइना का इनिशिएटिव है वर्सेस जो इंडो पैसिफिक US जिस पे ध्यान दे रहा है। कुछ कंट्रीज BRI को सपोर्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ इंडो पैसिफिक को करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। उसकी वजह से ये जो 10 कंट्रीज हैं इनके बीच में दिक्कतें हो रही है, टेंशन इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड टेंशन तो है ही US के टैरिफ्स आने के बाद। उसके बाद ओवरलैपिंग ग्रुपिंग्स हैं, जैसे क्वाड और जो ऑकस है ये ओवरलैप करता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आसियान का लीडरशिप है रीजनल सिक्योरिटी में वो कम हो रहा है, क्योंकि क्वाड को भी इधर ही काम करना है, ऑकस को भी इधर ही काम करना है, आसियान को भी इसी रीजन में काम करना है। उसके बाद इंटरनल डिविजन्स हैं, जैसे कि जो कंबोडिया और लाओस है, ये रहा कंबोडिया और लाओस, ये रहा। इंटरनल डिविजन्स हैं, कैसे हैं? तो जो कंबोडिया और लाओस है वो चाइना को सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोन्स वगैरह ले रखे होंगे, और जो वियतनाम है वो चाइना के अगेंस्ट पुश करता है कि इसके अगेंस्ट डिसीजंस लेने चाहिए।
वीक सेक्रेटेरिएट है, रिसोर्सेज नहीं है इनके सेक्रेटेरिएट के पास, उतनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जो इश्यूज हैं उन्हीं का वे फॉरवर्ड बन जाता है। सबसे पहले रिफॉर्म्स लाओ, अपग्रेड करो आसियान विजन 2045, पार्टनरशिप्स करनी चाहिए ईयू के साथ, इंडिया के साथ, बाकी जैसे क्वाड हो गया यहाँ पे, ऑकस हो गया, उनके साथ बात करो कि भाई सेम चीज़ें करनी है, मिलके कर लेते हैं, अलाइन करो एफर्ट्स। इंडिया का क्या रोल हो सकता है, तो सबसे पहले जो इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, वो आसियान का जो आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक है उसके साथ अलाइन करता है। जो भी आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज हैं, डिजास्टर इश्यूज हैं, वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद आयोरा, बिम्स्टेक और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, ये आपस में मिलके काम कर सकते हैं। और जो अटीगा है, आसियान और इंडिया का ट्रेड अग्रीमेंट और गुड्स अग्रीमेंट, उसको रिव्यू करो, उसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाओ, उसमें जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको ठीक करो। अब आसियान एक की पिलर है, बट उसको अपनी सेंट्रलिटी रीअसर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए रिफॉर्म्स चाहिए, यूनिटी चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, और जो भी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजिक राइवलरीज हैं उनसे हट के इनको डिसीजंस लेने होंगे आसियान को। तो इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप ओवरव्यू क्या है, अगर ऊपर ऊपर से हम देखें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन का था। पीपल टू पीपल टाइज हैं, इंडियन लोग हैं फिलीपींस में, ये पॉइंट तो आप किसी भी कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो। इंडिया की डायस्पोरा हर कहीं मिलेंगी ही। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में हम एक साथ हैं। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम में भी जॉइंट फोकस है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, ब्लू इकोनॉमी, इन सब में। तो कन्वर्जेंस कहाँ का पर है इंडिया फिलीपींस रिलेशंस का, तो सबसे पहले डिफेंस पार्टनरशिप। तो फिलीपींस वाज द फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ ब्रह्मोस, तो एक्सपोर्ट करते हैं हम डिफेंस इक्विपमेंट्स, जैसे कि $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद चाइना फैक्टर तो है ही, दोनों कंट्रीज के लिए चाइना इज एन इशू। वो हम देख लेते हैं कि फिलीपींस के लिए कैसे इशू है। तो हमारे जो सी है वो एक लॉ है, यूएन क्लॉज, यूएन का बनाया हुआ, कि जो सी की बाउंड्री है वो कैसे कैसे हर कंट्री को कितना हिस्से में आएगी उसके आसपास का। जैसे इंडिया का है कि भाई इंडिया का यहाँ 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 राइट है, कहाँ पे फिशिंग कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। तो उसको चाइना एज यूजुअल नहीं मानता है। अब चाइना बोलता है कि ये साउथ चाइना सी का ये पूरा एरिया मेरा है। अब फिलीपींस तो यहाँ, इसके लिए क्या बचा, मलेशिया के लिए इधर क्या बच रहा है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए कुछ कुछ, और बोला कि अच्छा ये आइलैंड मेरा है तो इसके इतने किलोमीटर की टेरिटरी मेरी हो गई, जबकि यूएन क्लॉज ने बोला नहीं, इन आइलैंड्स को हम एज आपकी टेरिटरी नहीं रिकॉग्नाइज करते। बट चाइना उसके साथ कंप्लाई नहीं करता है, तो ये इशू है चाइना और फिलीपींस का। इंडो पैसिफिक में दोनों, जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक आउटरीच है, तो उसमें फिलीपींस एक की प्लेयर बन सकता है। यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तो इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, रशिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है और अर्मेनिया है। ये कंट्रीज ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं। तो हो सकता है आगे चल के मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इनके साथ हमारा हो जाए, इसके बाद से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। टर्नओवर जो है, बायलैटरल टर्नओवर, वो $69 बिलियन था लास्ट ईयर 2024 में। मार्केट एक्सेस, तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, यूएस तो टैरिफ लगा रहा है, तो इसलिए इंडिया क्या है, अब हर कंट्री चाहती है कि वो किसी और के साथ कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर ले यूएस के टैरिफ्स के चलते। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जगह मिल जाएगी, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, इंडिया की जो पोजीशन है अगेंस्ट नॉन मार्केट इकोनॉमीज वो स्ट्रेंथन होएगी, इंडिया के जो भी एमएसएमईज हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। एनर्जी पार्टनरशिप आप कर सकते हो, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी पाए जाते हैं इन सारी ही कंट्रीज में। जैसे इंडिया का जितना भी ऑयल इम्पोर्ट्स हैं उसमें से 30 to 40% जो है वो रशिया से आता है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी हैं। तो जो आपके, ये रशिया लेड ब्लॉक है ऑब्वियसली, तो उससे जो हमारी पॉलिसी है ऑफ मल्टी अलाइनमेंट वो भी री हो रही है कि हम नॉन अलाइनमेंट में नहीं, हम मल्टी अलाइनमेंट में मानते हैं। अब आर्मेनिया अजरबैजान का पीस इशू जो है ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स,
तो नाम क्या दिया गया है इसको? ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इनके आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो अब कंट्रीज ने यही बोला है कि थोड़ी देर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को एंड करते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं। यूएस ने डील दोनों के बीच में करवाई है। यूएस कॉपरेशन डील्स भी हुई हैं, दोनों कंट्रीज ने सेपरेट सेगमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड। अब बैकग्राउंड क्या है? तो ये वाला जो एरिया है ये है अर्मेनिया और ये पूरा है अजरबैजान। इसमें ये वाला जो रीजन है नोग्रोनो काराबाख रीजन। अब जो अर्मेनिया है वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, अजरबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट ये जो नोग्रोनो काराबाख रीजन है जो कि है तो अजरबैजान का, बट यहाँ पे ज़्यादातर आपके अर्मेनियंस रहते हैं, उसी ओरिजिन के लोग हैं, उसी एथनिसिटी के लोग हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें अर्मेनिया के साथ जाना है। अर्मेनिया बोलता है ये एरिया हमारे अंडर होना चाहिए, और जो अजरबैजान है वो बोलता है ये एरिया हमारे अंडर है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्ट चलता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है एथनिक नेशनलिज्म का, कि अर्मेनिया बोलता है कि यार ये हमारी एथनिसिटी के लोग हैं तो ये हमारे अंडर होना चाहिए। और अजरबैजान के लिए टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मुद्दा है कि हमारी टेरिटरी है, हमारे पास ही रहेगी। उसके बाद इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं इस एरिया में? अब जैसे कि अर्मेनिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन में जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी है। और जब हमने अभी ऑपरेशन सिंधु किया था ईरान से इवैक्यूएशन के लिए, तो हम अर्मेनिया के थ्रू ही लेकर आए थे लोगों को। उसके बाद अजरबैजान जो है वो आईएनएसटीसी जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके रूट पे पड़ता है, जो कि जो आईएनएसटीसी का क्या काम है, इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट करना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। अलास्का समिट हुई थी, यूएस और रशियन प्रेसिडेंट मिले थे। और अलास्का जो है नॉन कंटिगियस यूएस स्टेट है, क्योंकि बेसिकली यूएस यहाँ पड़ता है, यहाँ कनाडा है, यहाँ अलास्का है। तो ये दूर है बट स्टिल ये रशिया के पास पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे अलास्का है। आई गेस 80 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। तो यूएस और रशिया की बाउंड्री अलास्का के पास काफी क्लोज है। मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या है इसकी? ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में, गल्फ ऑफ अलास्का एंड पैसिफिक ओशन है साउथ में, बेरिंग सी है वेस्ट में, और चुकची सी है नॉर्थ वेस्ट में। ऑरोरा बोरेलिस ऑब्वियसली आर्कटिक रीजन में है। तो उसके बाद एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इंडिया को इसका चेयरमैन इलेक्ट करा गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का।